हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर रात के 8:30 बजे उपस्थित बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप बहुत बढ़िया कंटेंट के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और तैयार रहें आप क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, थोड़ा से बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। देखिए आप पढ़िए आप क्वेश्चन को। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको ये, चलिए कोई नहीं। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने है। देखकर बताएं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कौन सा इसका आंसर सही है। और कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ टाइपिंग करें, क्या इसका आंसर सही क्या आएगा। लगाइए आप आंसर, लगाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कॉर्निया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर अगर आपने कॉर्निया लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िया कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करिए आप अपनी क्लास के लिए। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो आप। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन आपके सामने ये है, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है। चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवृत वक्र होती है, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती है, या कोई भी दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, इसमें चार में से आंसर कौन सा राइट आएगा। लगाइए, टाइपिंग की स्पीड करिए आप स्पीड के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर सही है, क्या आएगा? खुला वक्र होती हैं। ये इसमें नहीं है, बाकी सब मेरे प्यारे बच्चों सही है। देखिए आप, खुला वक्र होती हैं, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। बी नहीं है, सी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। आज थोड़ा सा लग रहा है कि आपको फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है। बंकी मिस्टर फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, या हीरा विद्युत का एक अच्छा चालक है, या ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक है, या ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों चार ऑप्शन आपके सामने है, तो लगाइए इसमें कौन सा सही नहीं है। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पर बहुत टाइपिंग कर रहे हैं और आंसर सही लगा पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गलत भी कर रहे हो आप, चलो कोई नहीं। देखिए आप, हीरा विद्युत का एक अच्छा चालक है, ये है नहीं, वो अच्छा चालक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यही ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को आराम से पढ़े आप। क्या लिखा हुआ? किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? गलनांक, रंग, परमाणु क्रमांक, या परमाणु भार। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका सही आंसर क्या आएगा। अगर आपने केमिस्ट्री की क्लास को बहुत अच्छे से वॉच कर रखा है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन को सही करने में कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर नहीं आएगी, अगर आपने अपना बेस सही तरीका से बना रखा है। परमाणु क्रमांक किसका सही आंसर है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लगा सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या लगाओगे। कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं, स्पीड के साथ। इसका सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो मेरे प्यारे जेम्स चैडविक है। ये वर्ड क्या है? चैडविक वर्ड है। जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन और डाल्टन। तो मेरे प्यारे चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे ने टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और इसका सही आंसर है यानी कि जेम्स चैडविक। तो यहाँ पर तीन आपके होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनके खोजकर्ता कौन है? तो इसका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? यानी कि जे थॉमसन, इसमें आएगा टॉमसन मेरे प्यारे बच्चों, टॉमसन, इसमें आएगा रदरफोर्ड, और इसमें आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? चैडविक। तो ईट पर नच एक शॉर्ट फॉर्मूला भी इसका आता है, ईट पर नच। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। किसी तत्व की परमाणु सन्निहित निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के किसी संख्या के योग के बराबर होती है? ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें 4 ऑप्शन है, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के, या केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कौन सा आंसर बिल्कुल सही आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर सही लगा पा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही आंसर है बी, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। क्लियर? चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, बढ़िया क्वेश्चन के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ। देखिए आप क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। चलिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से मेरे प्यारे बच्चों, आराम से पढ़िए, कहीं की आपको जल्दी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। यूरेनियम, सोडियम, कोबाल्ट, आयोडीन। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही है? तो बहुत मेरे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है। कोबाल्ट धातु का यूज कैंसर के इलाज में होता है, बहुत सदाबहार क्वेश्चन है। एक विटामिन ऐसा भी है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? साइनोकोबालामिन में। ये भी आप लिख सकते हो, कितनी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। साइनोकोबालामिन, नाम में ही देख लो आप, कोबालामिन वर्ड आ रहा है, कोबालामिन मेरे प्यारे बच्चों, कोबालामिन। कौन से विटामिन में कोबाल्ट मेटल पाई जाती है? विटामिन B12 में पाई जाती है, विटामिन B12, इसे बोलते हैं विटामिन B12 में पाई जाती है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, 8 को पढ़ो आराम से मेरे प्यार से। देखिए आप, विषाणुओं को या वायरस पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक मेडिसिन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। वायरस नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव अस्तित्व है, किंतु ये प्रति जीवाणु के साथ पार्श्व क्रिया कर सकते हैं, अंतःक्रिया पार्श्व क्रिया कर सकते हैं। यह एंटीबायोटिक्स लेने से वायरस इन्फेक्शन का उपचार होता है। यह वायरस उपापचय पथों से युक्त नहीं होते हैं जिन पर प्रति जीवाणु कार्य कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया में इस तरह के पथ होते हैं। एक और प्रति जीवाणु के प्रति वायरस प्रतिरोधी होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल कथन सही है? तो कथन सही है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप ऑप्शन बिल्कुल ए राइट है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया कंटेंट के साथ। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक कंपोनेंट नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गर्भाशय, मूत्रमार्ग यानी कि आपका शुक्राशय, ये शुक्रवाहक। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, क्या आपका सही आंसर आएगा? इसका सही आंसर आएगा गर्भाशय। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें और क्वेश्चन का आंसर लगाएं। ये क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगाएं, सही तरीका से पहले क्वेश्चन को पढ़ें, 4 ऑप्शन को आराम से पढ़ें तब आंसर लगाएं। देखिए आप निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता में कमी होने का कारण नहीं है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। बायोडाइवर्सिटी कमी होने का कारण, अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों बायोडाइवर्सिटी समझ में आता है कि जैव विविधता क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन भी ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएंगे। और जिस मेरे प्यारे बच्चों को जैव विविधता के बारे में ही नहीं पता है तो उसे इन 4 ऑप्शन का मतलब भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, जब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आती है या नहीं आती है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज उस मेरे प्यारे बच्चे की समझ में बहुत बेटर आती है जिसने अपने हर सब्जेक्ट का बेस बहुत अच्छे तरीका से बना लिया है, उसे कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो जैव विविधता से मतलब क्या होता है? जैव विविधता में कमी होने का कारण नहीं है, कमी होने का कारण नहीं है। देखिए आप बड़े पैमाने पर वन कटाई कमी होने का कारण है।
पवित्र उपवनों का रख रखाव ये कमी होने का कारण नहीं है, यही आंसर बिल्कुल राइट है। वन उपज का दोहन, वन क्षेत्रों में अतिक्रमण, ये दखलंदाजी मेरे प्यारे बच्चों इसमें कमी होने का कारण नहीं है। क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही ऑप्शन, सही आंसर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पवित्र उपवनों का रख रखाव जैव विविधता की कमी होने का कारण नहीं है। तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका दिवस कब बनता है? 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मई को जैव विविधता क्या बनता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कितनी बार मैंने आपको एग्जाम में बताया मेरे प्यारे बच्चों, कितने बार विद एक्सप्रेस की क्लास में ये क्वेश्चन आपके सामने घूमा है। बायोडाइवर्सिटी, जहां पर एनिमल एंड प्लांट का अनुपात रेशो देखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? उनके अनुपात को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। चलिए आप निम्न में से कौन सा एक भू जल में कमी का कारण नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन देखकर लगाएं। वन रोपण, वनों की कहानी, या भूजल को अत्यधिक मात्रा में, या बड़े पैमाने पर कंक्रीट भवनों का निर्माण में कौन सा भूजल में कमी का कारण नहीं है? मेरे प्यारे लगाइए भूजल में कमी का कारण, भूजल में कमी का कारण नहीं, वनों की हानि है, या भूजल को अत्यधिक मात्रा में है, या बड़े पैमाने पर कंक्रीट भवनों का निर्माण है। ये आसान क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाइए। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाइए आप इस क्वेश्चन का आंसर। लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, लगाओ स्पीड के साथ लगाइए, क्या आंसर इसका सही आएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। मैं कमी का कारण पूछ रहे हैं, तो वनरोपण मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया आप क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर। टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं, अच्छे से आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है? निम्न कौन से रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे कम है? तो वे मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको 4 रेडिएशन दे रखे हैं। इनमें से कौन से रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो कम है? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप बता सकते हो किसकी वेवलेंथ यहाँ सबसे कम दिखाई दे रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सरेज की वेवलेंथ सबसे कम है, बाकी की ज्यादा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 13, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। विद्युत धारा की बात आ गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी टाइपिंग की स्पीड रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि विद्युत धारा की यहाँ बात चल रही है। किसी परिपथ में विद्युत धारा की बात चल रही है, तो विद्युत धारा पर आपका माइंड यहाँ घूमना चाहिए। गैल्वेनोमीटर, अल्प विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अल्प विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? गैल्वेनोमीटर। अगर ज्यादा विद्युत धारा मापनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों किससे मापते हैं? एमीटर से उच्च विद्युत धारा मापी जाती है। हायर, उच्च विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एमीटर से काउंट होती है। और अल्प विद्युत धारा किससे काउंट होती है? गैल्वेनोमीटर से काउंट होती है। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आप मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आराम से पढ़ लें और इसका आंसर लगाने की पूरी कोशिश करें। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर लगा सकते हो। मेरे प्यारे एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, लगाइए आप। निम्न में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा कंपोनेंट है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या आएगा? मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या है? CH4। चलिए CH4। चलिए आप नेक्स्ट देखिए आप मेरे प्यारे जो अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए। 15 को आप आराम से पढ़ें, पहले सही आंसर आप लगाइए आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। पहले क्वेश्चन को पढ़ें फिर इसका आंसर लगाएं। देखिए आप मेरे प्यारे कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है।
सूर्योदय सूर्यास्त के समय से सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह के दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है क्या कहलाती है? इस लाइन का सीधा मतलब है सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? सिंपल तरीका से लाइन ये है। तो इसमें किसके कारण सूर्य लाल दिखाई पड़ रहा है? छिपते समय भी उगते समय भी। कारण क्या आएगा मेरे प्याचो? स्कैटरिंग आएगा। लगाई प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण मेरे प्याचो। किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण। इसका सही आंसर क्या आएगा? स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ें तो ज्यादा बेटर है। चलिए आप क्वेश्चन को पढ़े आराम से। पढ़िए आप मेरे प्यारे बच्चों। जब सफेद कपड़ों पर लगे हल्दी के धब्बों को साबुन से रगड़कर पानी से धोया जाता है तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पीला प्लस गुलाबी प्लस नीला, पीला प्लस लाल भूरा पीला, प्लस पीला प्लस लाल भूरा प्लस नीला, पीला प्लस नीला प्लस गुलाबी। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ आंसर लगाएं। तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आएगा? पीला प्लस लाल भूरा प्लस पीला। ये आंसर इसका सही है। तो मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोई बात नहीं। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ें, बढ़िया कंटेंट के साथ चलिए आप। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ने की कोशिश करें। व्यंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? यानी कि दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, या दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या दोनों में क्लोरीन कंपाउंड है, या दोनों में कैल्शियम कंपाउंड है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने है। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा दें कि सर जी इसका आंसर ये है। लगाइए, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर है दोनों में क्लोरीन यौगिक है, दोनों में क्लोरीन यौगिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलें मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन सा जल शुष्क का सबसे बढ़िया उदाहरण है? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने है। सिलिका जेल, पॉलीस्टाइरीन, या सोडियम क्लोराइड, या सोडियम कार्बोनेट। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। इसका सही आंसर क्या आएगा? लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या आएगा? मुझे आपके आंसर का इंतजार है। आप टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाएं मेरे प्यारे बच्चों। गलत लगा रहे हो आप गलत ही लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? सिलिका जेल इसका सही आंसर है। सिलिका जेल इसका आंसर सही है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और उसका सही आंसर लगाने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करें। बढ़िया प्रैक्टिस आपकी चल रही है। एक एक कंटेंट बढ़िया अपडेटिंग क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और जैसी क्वेश्चन की जैसे गवर्नमेंट की डिमांड है या बोर्ड की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे परीक्षाओं का ट्रेंड भी अब बदल चुका है। आपको भी अपना आपको बदल देना है। वी कैन चेंज, हमें चेंज होने की आवश्यकता है। देखिए आप निम्नलिखित में से कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल। तो बहुत मेरे पैर स्पीड के साथ लगा रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला है H2SO4। अम्लों का राजा भी क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 मेरे प्यारे। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले मेरे प्यारे। निम्न में से कौन से प्लांट ऊतकों में मृत सेल्स होती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे। ये ऊतक पूछ रहे हैं कौन से ऊतक में, कौन से टिश्यू में, कौन से प्लांट टिश्यू में मृत सेल्स होती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वाह्य त्वचा, अधिचर्म बोलते हैं, कोलेनकाइमा, श्लेषात्मक, हिंदी इंग्लिश के नाम यहाँ दे रखे हैं। तो दृढ़ोत्तक मेरे दृढ़ोत्तक, इसमें यानी कि डेड सेल्स भी होती है। इस प्लांट टिश्यू में डेड सेल्स भी होती हैं। सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने बॉटनी के टॉपिक को थोड़े से बॉटनी को पढ़ लिया है, टिश्यू वाले टॉपिक को पढ़ लिया है, तो मेरे प्यारे आपका टिश्यू का भी कोई क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होगा। चलिए आप
आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को मेरे बच्चों आराम से पढ़ें। उपास्थि देखो आप ये उपास्थित है, उपास्थित नहीं मेरे पैचो, ते वर्ड को यहां से हटा दोगे आप। उपास्थि है तो उपास्थि में से किस में नहीं पाया जाता? उपास्थि मेरे पैचो एक टिश्यू है, तो मेरे पैचो किस में नहीं पाया था? लेरिंग्स में, लेरिंग्स में होता है, कंठ में होता है, नासिक में होता है, नासिक नाक में होता है, कान कर्ण में भी होता है, बट मेरे पैचो मूत्राशय में नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या आएगा? ये आएगा। बाकी इन तीनों में आपका कॉर्टिलेज पाया जाता है। कॉर्टिलेज उपास्थि को क्या बोलते हैं? दो हड्डियों को चिपकाने का कार्य किसका होता है? कॉर्टिलेज का होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉर्टिलेज का होता है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर इमेजिंग बनती है क्या कहलाती है? अगर आपने लाइट वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, मैंने आपको दिल्ली पुलिस की साइट पर भी प्रकाश का पार्ट अच्छे से करा दिया है, अगर वहां पर आपने पढ़ा है या लॉकडाउन से पहले आपने ऑफलाइन क्लास में फिजिक्स को पढ़ लिया है, तो उन मेरे प्यारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मानव नेत्र का वह कौन सा पार्ट है जिस पर इमेजिंग बनता है, प्रतिबिंब बनता है, क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉर्निया कहलाता है, पुतली कहलाता है, आइरिस कहलाता है या रेटिना कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों रेटिना कहलाता है। आइरिस भी आंख का एक पार्ट है, ये प्रकाश को कंट्रोल करता है। प्रकाश को कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है? आइरिस करता है। मेरे यहाँ पर सही आंसर क्या है? रेटिना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है? जब लघुपथ की दशा घटित होती है तो परिपथ की धारा शून्य हो जाती है या स्थिर बनी रहती है, या पर्याप्त रूप से बढ़ती है या यादृच्छिक रूप से परिवर्तित होती रहती है? तो मेरे प्यारे बच्चों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्वेश्चन का आंसर सही तरीका से लगाएं। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ आंसर लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर का इंतजार है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, आपने इस बहुत मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का सही आंसर लगा रहे हैं और इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, पर्याप्त रूप से बढ़ती है, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी से कम नहीं हो। आप ज्यादा मेहनत करोगे तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अब ऐसा नहीं है आपने आज पढ़ लिए 10 दिन लगातार नहीं पढ़े, 2 दिन पढ़ लिया 8 दिन नहीं पढ़े आप। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप पढ़ते हो तो रेगुलरिटी के साथ पढ़िए आप, बिल्कुल दिखाइए कि हम भी कुछ हैं और अपना तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए। जब आप मेहनत करोगे सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक पर रहकर मेहनत करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इधर उधर की बुराइयों में लगे रहोगे और राजनीति और करनी स्टार्ट कर दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ आपसे कहना यह है, जो बच्चा अपनी बुकों के साथ लगाव कर लेता है उसे किसी की बुराई से उनसे कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होता है, अपनी बुकों से मतलब होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप पढ़ोगे तो आपको बेमतलब की बातों पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि आपका पढ़ने में मन लगेगा, बुकों में आपका मन रहेगा, आपको आलतू फालतू की बातों में बिल्कुल आपका मन नहीं लगेगा। चलिए आप क्वेश्चन है, खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों का फॉर्मूला एक ही है, बता दो। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, कौन सा फॉर्मूला इनका बनता है, कौन सा इन दोनों का रासायनिक नाम एक ही है? तो कैल्शियम कार्बोनेट लगा दो, CaCO3 मेरे प्यारे बच्चों, CaCO3। संगमरमर खड़िया दोनों ही क्या होते हैं? CaCO3 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, CaCO3 होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे प्यारे बच्चों, 25 में क्या लिखा हुआ है? n सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपने 10th क्लास में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ऑर्बिट में कैसे कैसे वो भरे जाते हैं, 2 8 18 32 में भरे जाते हैं, 2 8 18 32, 2 8 18 32 चारों ही ऑप्शन है। लेकिन क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम पूछ रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या आएगा? 32 आएगा। मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो सही आंसर क्या आएगा? 32 आएगा। चलिए आप
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप मेरे बच्चों, सिरका का अन्य नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पहले आराम से पढ़िए, आप लगाइए। सिरका को इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। का अन्य नाम क्या है? तो मेरे प्यार से 4 ऑप्शन में लॉजिक लगाओ। तो इसमें सिरका का अन्य नाम क्या बन रहा है? एक अन्य नाम भी है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड इसे बोलते हैं, इथेनोइक एसिड इसे बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड इसे बोलते हैं, या टार्ट्रिक एसिड इसे बोलते हैं। 4 ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर स्पीड के साथ लगाएं। क्या आंसर इसका आप सही लगा सकते हो आप? तो मेरे प्यारे लिखिए आप, इथेनोइक एसिड इसे बोलते हैं, इथेनोइक एसिड इसे बोलते हैं। चलिए आप मेरे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, कितना बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लॉकडाउन से पहले करंट अफेयर्स की क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ लिया था। अब भी उन बच्चों को मैंने बीच में भी एक बार बता दिए थे बंदरगांव के जो नाम चेंज हुए। तो दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट एक नया, इसका नया नाम है। तो ये कौन सा बंदरगाह है? ये मेरे प्यारे बच्चों ये कांडला बंदरगाह, गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल पोर्ट कहां पर है? कहां पर है? यहां पर लिखा हुआ है कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो गुजरात में है। इसका सही आंसर क्या आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगाओगे, इसका सही आंसर क्या है? गुजरात है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आइए। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले कितने भाषा परिवारों से संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर आपका सही आ रहा है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को सही भी कर पा रहे हैं और कुछ गलत भी कर रहे हैं। इसका सही आंसर आएगा 4, इसका आंसर सही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ। चलिए, गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली ढंग आरंभिक रूप से कहां गढ़ी विकसित की थी? तो मेरे प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन आपके सामने है, लगाइए, मुझे आपके आंसर के दिए जा रहे हैं। एक बच्चे जितने मेरे प्यारे बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं सभी इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आज। चलिए लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली ढंग आरंभिक रूप से कहां गढ़ी विकसित की थी? तो इसका सही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को सिर्फ क्वेश्चन में घुमा रहा है, मतलब सब वही है। पूछ रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप इसका सही आंसर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर आएगा, सभी मेरे प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगाया है, बहुत खुशी मुझे हो रही है, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की है। तो यहां पर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और देता हूं। देखिए आप, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है? गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा है? प्रथम सत्याग्रह कौन सा है? अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो मेरे प्यारे आपका आंसर क्या आएगा? चंपारण सत्याग्रह। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि भारत में गांधी जी का वास्तविक कौन सा है? तो मेरे प्यारे आपका आंसर क्या आएगा? खेड़ा सत्याग्रह। क्या आएगा? खेड़ा सत्याग्रह। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन वो आपको दिया है, वहां से शुरुआत हुई है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में प्रथम वास्तविक सत्याग्रह। तो मेरे प्यारे आंसर क्या आएगा? खेड़ा सत्याग्रह। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। गांधी जी पर तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए आप, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने रखा हुआ है। बिल्कुल आप क्वेश्चन का आंसर सही लगाएं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे, कोई भी मेरा प्यारा बच्चा इस क्वेश्चन को गलत ना करे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको इस विविध एक्सप्रेस की क्लास के अंतर्गत मैंने आपको पूरा इतिहास भी, ऑब्जेक्टिव भी, वन लाइनर भी, सबके बारे में सब कुछ बता दिया है। एक क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है। अगर आप क्लास
क्लास को सही तरीके से वॉच कर रहे हो आप, या आपने मेरी प्रॉपर क्लास को पढ़ लिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों जीवन में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। बताइए आप, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने टाइपिंग की स्पीड बिल्कुल सही कर दी है और आंसर लगा रहे हैं। जो कितने बच्चे मेरे प्यारे बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, सभी की टाइपिंग की स्पीड बढ़ रही है और अपना मॉरल हाई कर रहे हैं और सही आंसर लगा दिए लॉर्ड इरविन। तो ये जो दांडी मार्च है ये कब हुआ, ये भी तो आपके लिए क्वेश्चन है। तो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत, या इसे बोलते हैं नमक सत्याग्रह की शुरुआत, दांडी मार्च या कह के पूछ ले आपसे नमक सत्याग्रह की शुरुआत। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे लिखने से पहले ही सत्याग्रह, मेरे लिखने से पहले नमक सत्याग्रह दांडी मार्च की डेट और सन आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिख दें। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने पूरी लाइन को ही बता दिया है कि यानी सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 हुई है और 12 मार्च 1930 में हुई है। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की है और कहां से शुरुआत की है? साबरमती आश्रम से शुरुआत की है। और गांधी जी को साबरमती आश्रम से कहां पहुंचना है? दांडी पहुंचना है। साबरमती आश्रम से कहां गए हैं? दांडी गए हैं। तो दांडी कौन सी डेट में पहुंचे हैं? 5 अप्रैल में पहुंचे हैं। और नमक कानून कौन सी डेट में तोड़ा है? तो मेरे पैचो नमक कानून की बात करोगे तो 6 अप्रैल में तोड़ा है। गांधी जी ने नमक कानून को कौन सी डेट में तोड़ दिया? 6 अप्रैल में तोड़ा। दांडी कब पहुंचे? 5 अप्रैल में पहुंचे। साबरमती आश्रम से चले 12 मार्च से। जब स्टार्टिंग में चले तो कितने अनुयायी इनके साथ थे? तो मेरे पैचो कितने अनुयायी? 78 अनुयायी इनके साथ थे, 78। और बाद में तो लाखों की भीड़ इनके पीछे हो रही थी। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़े मेरे पैचो, बढ़िया कंटेंट के साथ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोर्ड प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप मेरे पैचो, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़िए आप। निम्न में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन रेलगाड़ी आरंभ की गई थी? कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने। कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ सही आंसर का चयन करें, कौन सा आंसर आपका सही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो कॉमन तैयारी सब बच्चे करते हैं, मैथ रीजनिंग का सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्यारे जब अंतिम चयन की बात आती है, अंतिम चयन की बात आती है तो वहां मेरे प्यारे बच्चों आपके जो आपके जीएस के टॉपिक हैं यहाँ पर आकर अटक जाती है और बाद में पछतावा ये होता है अगर जीएस के या करंट के या हिस्ट्री के या ज्योग्राफी के मेरे वो 2 क्वेश्चन ठीक हो जाते या मेरा 1 क्वेश्चन ठीक हो जाता तो आज मैं भी उनकी तरह ही जॉब पर होता। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अंतिम चयन के लिए उन टॉपिकों को भी चुनना है जहां से आप अंतिम चयन में पीछे रह जाते हो आप। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैंने बहुत ही टेक्निकल बात आपको बताई है। बेसिकल तैयारी मैथ रीजनिंग सब करते हैं, लेकिन जहां बात आती है जीएस की तो जीएस का कोई पोर्शन जहां कमजोर रह जाता है वहां से आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको बाद में बड़ा पछतावा होता है। अगर मेरे जीएस के 2 क्वेश्चन सही होते तो आज मैं भी जॉब पर होता। तो मेरे प्यारे बच्चों वो गलती आपको नहीं करनी है। अंतिम चयन पर जीएस आपके बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी किसी भी एग्जाम के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दिल्ली पुलिस का ही पेपर देते आप इस भारतवर्ष के अंदर कोई भी आप एग्जाम दोगे तो जीएस की बहुत बड़ी भूमिका है। और सिविल में तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी बड़ी भूमिका लगा रखी है, प्री में भी जाओगे तो 150 क्वेश्चन दे रखे हैं और जब उसकी मेंस परीक्षा में जाओगे तो 4 जीएस के पेपर मेंस के लिए लिखने के लिए दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे कंटेंट के साथ बगैर जीएस के आप भारतवर्ष का कोई एग्जाम पास नहीं कर सकते, आपको जीएस को पढ़ना ही पड़ेगा। विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ आपको डेली रेगुलर बिल्कुल क्लास के 8:30 बजे आपको आना पड़ेगा। आप सारे वर्क छोड़िए, आप अपने सारे वर्क अवॉइड कीजिए, 8:30 बजे इस क्लास का इंतजार कीजिए कि 8:30 बजे हमारी एक ऐसी क्लास आएगी जो हमें जॉब दिलाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 8:30 बजे एक्सप्रेस की जो क्लास आपके लिए आती है ये क्लास आपके लिए बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। देखना आप आने वाले टाइम में इस क्लास का दूरगामी परिणाम होता है। तो मेरे पैचो पढ़ाई का स्टडी का जो परिणाम होता है वो दूरगामी परिणाम होता है। मेरे प्यारे बच्चे तैयारी करते रहते हैं 1 साल 6 महीने 2 साल तो उसमें भी टाइम लगता है। तो मेरे पैचो जब आप लगे रहते हो आप 1 साल में 2 साल में 6 कुछ पहले भी चयनित हो जाते हैं, कुछ
कुछ समय ज़्यादा लगता है तो पढ़ाई का जो परिणाम आता है वो दूरगामी परिणाम होता है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ आप धैर्य बनाकर रखें, बिल्कुल सही समय का इंतजार करें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और रेगुलरिटी अपने घर में बनाए रखें। जहाँ पर भी आप पढ़ते हो 7-8 घंटे की स्टडी आपकी डेली होनी चाहिए। बिल्कुल मेरे पैचो, जब एक्सप्रेस क्लास आती है तो साथ के साथ क्लास को ज़्यादा वॉच कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, और उसे 1-2 दिन बाद देख रहे हो आप तो मेरे पैचो वहाँ थोड़ी गंभीर समस्या है। क्लास को साथ के साथ वॉच कर लोगे तो बड़ा इंटरेस्ट आता है क्लास के साथ पढ़ने में। तो मेरे पैचो देखिए आप निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड यात्री ट्रेन रेलगाड़ी आरंभ हुई? तो मेरे पैचो आप क्या लगाओगे? 1825। एक क्वेश्चन हो रहे, भारत में रेल की शुरुआत कौन सी सन में है? भारत में रेल की शुरुआत, आज बोर्ड थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, भारत में रेल की शुरुआत कौन सी सन से है? चलिए आप बताएं। एक मेरे पैचो देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, भारत में रेल की शुरुआत कौन सी सन से है मेरे पैचो? भारत में रेल की शुरुआत, भारत में रेल की शुरुआत कौन सी सन से है? 1853 से है, और थाने से बंबई 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के समय। चलिए आपने इसका आंसर 1825 बताया। चलिए आप मेरे पैचो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलिए आप। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। देखिए आप, वर्ष 1914 में खोली गई पनामा नहर किससे जोड़ती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे पैचो 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या आएगा? लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। तो मेरे पैचो आपका सही आंसर क्या आएगा? जिन मेरे प्यारे बच्चों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी को मुझसे अच्छे से पढ़ लिया है उनके ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। लगाइए स्पीड के साथ। सही आंसर क्या आ रहा है? अटलांटिक महासागर को पैसिफिक महासागर से जोड़ती है ये नहर मेरे पैचो पनामा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 33 पर देखिए आप, भारत में बनाए रखे गए भू राजस्व अभिलेखों ने भूमि प्रयोग को कितने वर्गों में बांटा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए वाइड है, तो मेरे पैचो वाइड है तो कोई बात नहीं, आपका ये भी आंसर सही आएगा। 9 वर्गों में बांटा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 9 वर्गों में बांट लिया गया है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आप, भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वर्षा के टॉपिक को पढ़ा है तो मेरे पैचो ये सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तुक्का लगाओगे गलत हो जाएगा। अगर मेरे पैचो अगर आपने वर्षा वाले मौसम वाले टॉपिक को पढ़ लिया है, फसल वाले टॉपिक को पढ़ लिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों कभी जीवन में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन जब गलत होते हैं जब हमारे टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं होता है, बेस हमारा अच्छा नहीं होता है। तो मेरे पैचो 75 सेंटीमीटर कम है, ये इसका सही आंसर है। एवरेज मेरे पैचो देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए आप, निम्न में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों अभी पीछे भी मैंने आपको कुछ जल धाराओं के बारे में डिस्कस किया। जल धारा मैंने आपको एक दिन और एक्सप्रेस की क्लास में बताई। अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में भी जल धारा आपसे पूछी गई। तो मेरे प्यारे 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। देखिए ओयासियो धारा, अलास्का की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। तो मेरे पैचो प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, तो अगुलास की धारा नहीं है, और ये हिंद महासागर की धारा है। ये कौन से महासागर की धारा है? अगुलास की धारा, हिंद महासागर की धारा है। अगर आपने जल धाराओं के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया तो नहीं और है वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ें, बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना। चलिए आप, कोई बात नहीं, बोर्ड थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा आपको, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आएगा आपके सामने, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 36 आ गया आपका क्वेश्चन। देखिए पढ़ लिया आप क्वेश्चन, आराम से पढ़िए आप, जाना नहीं है कहीं पर भी। देखिए आप, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? क्वेश्चन है मेरे पैचो आपके सामने, भारत में मानसून की जो अवधि है एवरेज कितने समय के लिए विस्तारित होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 80 से 140 दिन, 100 से 120 दिन, 100 से 140 दिन, 90 से 130 दिन। तो मेरे पैचो इसका सही आंसर क्या आ रहा है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 100 से 120 दिन आएगा मेरे प्यारे, 100 से 120 दिन आएगा। चलिए आप मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 37 को आराम से पढ़ें। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, लगाइए आप मेरे पैचो। इसका सही आंसर क्या आएगा? सेंटा एना आएगा, या चिनुक आएगा, या मिस्ट्रल आएगा, या लू आएगा मेरे पैचो। अपने कमेंट बॉक्स में अगर आपने पवन के टॉपिक को, हवा के टॉपिक को अच्छे से पढ़
पढ़ लिया है तो आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे प्यार से सही आंसर तो आपको यहाँ मिल जाएगा, बट उसे एक तरीका से रट्टा बोलते हैं। इसलिए एक्सप्रेस की क्लास के लिए मैं आपको एहसास दिलाने की क्लास है। आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि क्या आपको पवनों का पता है कि कौन सी पवन कहाँ चलती है, उस पवन का नाम क्या है। तो मेरे प्यार इसका नाम है मिस्ट्रल। अब आप बोलोगे मिस्ट्रल पवन कैसे है, ये आपको इस एक्सप्रेस की क्लास के साथ पूरे कंटेंट में नहीं बता सकता। जब प्रॉपर टॉपिक चलेगा पवन का तो उसमें बिल्कुल प्रॉपर टॉपिक आपका हो जाएगा। एक्सप्रेस क्लास में सिर्फ आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा या वन लाइनर मिलेगा या किसी पॉइंट को मैं कंसेप्ट को भी पूरा बताकर आपके लिए चलता हूं। चलिए आप निम्न में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यार, लगाइए आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। पहला आप निम्न में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। चार ऑप्शन आपके सामने है। शांतिपूर्ण सहस्थित, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, या नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। तो बहुत में एक ही पॉइंट आपको इसमें बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल अगर आपने पंचशील सिद्धांत को पढ़ा रखा है तो अगर पंचशील सिद्धांत आपने कभी पढ़ा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें लगा सकते हो। इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा नाभिकीय निवारण। ये नहीं है, ये मेरे प्यारे ये नहीं है, इसमें ये ही गलत है। ये प्रतिरोध यहां तक आपको ये देखना, डी ऑप्शन इधर है, आपका सी ऑप्शन इसका राइट है, सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए आप मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत बीच स्थित है। कौन सा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत बीच मध्यस्थ स्थित है। तो मेरे प्यारे चार ऑप्शन है, काकेशस, कार्पेथियन, एल्बुर्ज। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए मेरे प्यारे। ये देखिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से, चलिए इसी क्वेश्चन को बताइए आप। काकेशस कौन सा भूमध्य सागर, एक क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया है। इसमें क्या है, काकेशस एक यहाँ पर भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर के बीच में कौन सा पर्वत है, यहाँ पर काकेशस पर्वत आता है, काकेशस पर्वत। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 40 को आराम से पढ़ें और लगाएं इसका सही आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप निम्न में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लगाइए मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या आएगा। चिनाब तथा झेलम, चिनाब तथा सिंधु, रावी, केवल चिनाब। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अब कोई मेरा प्यार बच्चा ये ना कहे कि सर जी सिंधु नदी कहां से आती है, सब कुछ आपको बता रखा है। इसका सही आंसर आएगा बी। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए आप मेरे प्यारे कितना बढ़िया कंटेंट, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन की नजाकत को देखिए आप। गरीबी हटाओ का नारा आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका सही आंसर क्या आएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए इसका सही आंसर क्या आएगा, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग स्पीड के साथ कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर। इसमें मेरे प्यारे बच्चे पांचवी पंचवर्षीय योजना आएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक रहा है, 1974 से लेकर 79 रहा है। लेकिन योजना मेरे प्यारे बच्चों 78 में ही समाप्त हो गई। एक वर्ष पहले ही योजना को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त किया। और छठी का समय 1978 से लेकर मेरे प्यारे 83 रख दिया, और वो भी 2 वर्ष चली। उसके बाद फिर छठी का नया समय 80 से 85 रखा गया। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और पंचवर्षीय योजना आपको लिखवाई जाएंगी। अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय चल गई हैं, 12 पंचवर्षीय योजना चली हैं। चलिए मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। बढ़िया कंटेंट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आप। क्वेश्चन कितना बढ़िया आपके सामने है। पंचवर्षीय योजना पहली बार कब शुरू, कहां से शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजना वाला देश यहाँ पर कौन सा आ रहा है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहां से है। सीधा क्वेश्चन है, पंचवर्षीय
आवास योजनाओं की शुरुआत कहां से है? चीन से है, यूएसएसआर से है, भारत से है, या मेरे प्याचो भूटान से है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या आएगा? लगाइए आप मेरे प्याचो, इसका सही आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्याचो इस क्वेश्चन का सही आंसर लगा पा रहे हैं और कुछ मेरे प्याचो गलत भी कर रहे हैं। यूएसएसआर, ये यूएसएसआर क्या है मेरे प्याचो? रसिया है। यूएसएसआर बोलते हैं रसिया के लिए। किसके लिए बोलते हैं? रसिया के लिए बोलते हैं मेरे प्याचो। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन से देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका सही आंसर क्या है? इनमें कौन सा देश हवाओं का देश कहलाता है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग की स्पीड बढ़ गई है, अब वो दिन दूर नहीं है, वो मेरे प्यारे बच्चे इतनी उनकी तैयारी हो चुकी है। दोनों किसी भी एग्जाम आज ले जाकर बैठा दो आप, उनकी हर परीक्षा में पास होंगी, ये मेरा उनसे वादा है। आप अपना हौसला बढ़ाकर रखें, अपने मॉरल को हाई रखें। आप किसी से कमजोर नहीं हो, आप पढ़ने में बिल्कुल सही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अपनी सीटिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बुक पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और एक्सप्रेस के क्लास के साथ 8:30 बजे जो रात में क्लास आती है, जो बच्चे पारदर्शी होते हैं, जिनको ये पता है कि 8:30 बजे दिशा एकेडमी दादरी चैनल की जो 8:30 बजे जो क्लास आती है, यही हमारी नैया पार लगाएगी और यहीं से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक एक कंटेंट हमें सारे यहां से मिल जाएंगे, तो हमें इधर उधर वॉच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने इस क्लास को शुरू से और अब तक बराबर देखते चले आ रहे हैं, उनसे पूछिए आप उन्हें किस तरह से जीएस को इतना स्ट्रांग कर लिया है। किसी भी वो एग्जाम में बैठते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों एवरेज से भी ऊपर निकल जाते हैं, अब बहुत अच्छे नंबर उनके आते हैं। देखिए आप, भारत, चाइना, डेनमार्क, जर्मनी। तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आएगा? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी बता सकते हो आप? डेनमार्क की राजधानी मेरे प्यारे कितनी बार आपको बताइए, दोबारा से बताइए। कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कहां पर है? कोपेनहेगन है। और कोपेनहेगन किसके लिए प्रसिद्ध है? डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ें। चलिए आप मेरे प्यारे, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन बताओ, जर्मनी की राजधानी कहां पर है? जर्मनी की राजधानी मेरे प्यारे कहां पर है? बर्लिन में है। बर्लिन में। सबसे ज्यादा जंतु संग्रह कहां पर है? बर्लिन में है। चाइना की राजधानी कहां पर है? बीजिंग में है। चाइना की मुद्रा और बता दो, चाइना की मुद्रा कौन सी है? युआन है मेरे बच्चों, युआन। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए और लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़ोगे आप आराम से। कोनेरू हम्पी, पहले भी मैंने आपको कई बार एक क्वेश्चन बताया है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोनेरू हम्पी निम्न में से किस खेल की उत्कृष्ट खिलाड़ी है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है, या टेबल टेनिस से संबंधित है, या शतरंज से संबंधित है, या बिलियर्ड से संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, सही आंसर आपका क्या आ रहा है? बहुत मेरे पैटर्न लगा दिया है, शतरंज से, चेस से है। बिल्कुल सही आंसर आपका शतरंज आएगा। चलिए आप मेरे पैटर्न अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभंकर, इसका मस्कट पूछा है मेरे प्यारे। इसका शुभंकर निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विजय है, यात्रा है, रोंगमैन है, या अम्मू है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका सही आंसर क्या आएगा? मेरे प्यारे बच्चों लगा दिया है, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही लगाया है। आपका जो आपने विजय लगाया है बिल्कुल सही लगा दिया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए आप आपके क्वेश्चन मेरे प्यारे 45 क्वेश्चन ही है। मैं आज विविध एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको 45 क्वेश्चन कराए और बहुत बैलेंसिस क्वेश्चन बताए और एक अच्छी लैंग्वेज को लेकर, अच्छे अपडेटिंग को लेकर जैसे डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस पूछेगी और इसी तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको घबराना नहीं है। अगर आप विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ शुरू से जुड़े हुए हो आप, तो दिल्ली पुलिस की परीक्षा 100% आपकी पास होगी। अगर आपने दिशा एकेडमी दादरी की 75-76 वीडियो को, विविध एक्सप्रेस की वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया, किसी भी बच्चे की परीक्षा पूरे दिल्ली एनसीआर में
बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, बहुत अच्छे नंबर से आप दिल्ली पुलिस की परीक्षा को क्रॉस कर जाओगे। तो मेरे बच्चों, आप दिल्ली पुलिस ही नहीं, आप जिस परीक्षा में आप बैठोगे वही परीक्षा आपकी पास होगी, ये मेरा आपसे वादा है। जिस दिन आप एग्जाम देकर आओ तो उस दिन आप एनालिसिस कर लेना कि ये जो 75-80 वीडियो, जितनी और वीडियो आपके लिए डेली हो जाएंगी, तो मेरे पेज 100 को भी दाग जाएंगी, 100 प्लस ये वीडियो हो जाएंगी। जितना भी आपने इन कंटेंट को अपने रजिस्टर में नोट कर दिया है, एक भी तो क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, आपकी परीक्षा पास होगी, 100% पास होगी। अगर आप मेरी इस क्लास के साथ बराबर बने हुए हो, आप मेरा साथ बराबर यहाँ पर दे रहे हो, आप मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रात में 8:30 बजे से लेकर रात में 9:15 9:30 बजे तक मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ, मेरी क्लास के साथ बने रहते हैं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीका से क्लास के साथ बने रहते हैं। एक दिन वो दिन दूर नहीं है, दूरगामी परिणाम जरूर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि एजुकेशन का दूरगामी परिणाम होता है। जो बच्चे लगे रहते हैं, आपको अपना हौसला तोड़ना नहीं, बुलंद रखना है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, दूरगामी परिणाम है, रिजल्ट आपका आएगा, बिल्कुल रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा, आपकी परीक्षाएं पास होंगी। बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने धैर्य खो दिया है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तब मेरे प्यारे बच्चों, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट, अनुरोध करता हूं, वो मेरे प्यारे बच्चे कहीं अपना माइंड डाइवर्ट ना करें, अपने धैर्य को बनाकर रखें और निरंतर अभ्यास करते रहें और अपने दिशा एकेडमी दादरी चैनल की एक्सप्रेस क्लास को बराबर वॉच करते रहें और अच्छे से नोट्स को बनाते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई एडवाइस आपको देना है क्लास को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, कि कोई सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ना है, एक्सप्रेस में वो ज्यादा लेकर आना है, तो मेरे पेज चैट से अलग भी आपका जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स जो है उसमें भी आप अपने सुझाव दे सकते हो आप। लेकिन आप सुझाव नहीं देते क्योंकि आप बिजी बहुत हो, उसमें एक भी कमेंट्स नहीं लिखते आप। 10-20 बच्चे लिख देते हैं डेली, बट सारे बच्चे नहीं लिख पाते हैं। मेरे पेज कमेंट्स में आपको लिखना चाहिए, अपनी समस्या को रखना चाहिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, बट आपके कमेंट्स को मैं लाइक नहीं करता, बट पढ़ता जरूर हूं, लाइक भी करूंगा। और आपके जो सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर मध्य नजर रखते हुए नेक्स्ट जो एक्सप्रेस क्लास आएंगी, वो आपके उस सुझाव के अकॉर्डिंग आएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप चिंता ना करें, आपकी परीक्षा पास होगी, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आपको भी मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल मेरा नहीं है, आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।